जय हिंद दोस्तों, क्या सैनिक संगठनों को एकजुट नहीं होना चाहिए था? आज बड़ा सवाल है और बड़ी बात है। कम से कम 15 से 20 मिनट एफबीए की मीटिंग 12 तारीख को आगरा में हो रही है और कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं 150 जितने सैनिक संगठन है उन्होंने हाँ जी बोल दिया। अब उनकी तैयारी है कि हम ओआरओपी को लेकर, एमएसपी को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर और तमाम हमारे मुद्दे उनको लेकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक ड्राफ्ट तैयार करें और सरकार से सीधा संघर्ष करें। सरकार वार्ता करती है तो ठीक है, नहीं हम एजिटेशन के लिए जाएं। पूरी वार्ता आप हमारे से सुन सकते हैं। अर्जुन सिंह राठौर का आखिर क्या मंसूबा है, क्या कहना चाहते हैं और देश के सभी सैनिक संगठनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपने ये पूरी वार्ता जरूर सुननी है। और कल यानी परसों 12 तारीख को मीटिंग है, कहां होगी, क्या एजेंडा होगा, पूरी बात सुने। धन्यवाद। हम ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम ब्यूरोक्रेट्स के सामने जाके लड़े या डिफेंस मिनिस्टर से लड़े या प्राइम मिनिस्टर से लड़े। कह रहे हैं कि 10 साल में 3 बार बेनिफिट देंगे, लेकिन क्या ओआरओपी 2 में बेनिफिट दिया? कुछ कैटेगरी सर P3 में दिया और बिना पे स्ट्रक्चर में बदलाव किए हुए क्या 8th पे कमीशन में बेनिफिट मिल जाएगा कुछ कैटेगरीज को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो खाली ये कह देना गवर्नमेंट का कि हमने जो 10 साल में 3 बार हम बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट किस बात का दे रहे हो? कि आप टाइम पे टेबल बना बना के दिए जा रहे हो, लेकिन उस टेबल के अंदर मिल क्या रहा है कुछ कैटेगरी जो? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट के पास में है कि ये विपक्षी पार्टियों के बहकाए हुए हैं जो जंतर मंतर पे आके बैठ गए हैं और सरकार ने बिना गहराई में गए हुए ये निर्णय ले लिया कि इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, एक 3 जजेज का कमेटी बना दो। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जजेज एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये पेंशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कोई भी जज को टास्क दे दी जाए तो वो जज को महीने 2 महीने बैठ करके सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको बेसिक नॉलेज का पता हो पाएगा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि बाद में आने वाला पहले वालों से कम पेंशन ले रहे हैं। आपको सर यही चीज रक्षा मंत्री जी के सामने आपने पहुंचानी है। और इसका वेन्यू है लता होटल एंड रिसोर्ट्स, जो कि आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर ही है। रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अभी भी बैठे बैठे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हीं का लिस्ट देख रहा था बैठ करके। दोस्तों, आप सभी को इंतजार है, आखिर ओआरओपी 1, 2, 3 हो गया और कोई भी सैनिक संगठन अभी इस तरीके से सामने नहीं आए कि वो 25 से 30 लाख सैनिक हों, वीर नारी हों, उनकी यानी जो विसंगतियों के बारे में जिस तरीके का पहले चल रहा था, आगे क्या होने वाला, सबको एक असमंजस की स्थिति है। और शायद आपको पता चल गया होगा कि 12 तारीख को आगरा में एक पूर्व सैनिकों की बैठक है और वो पूर्व सैनिक संगठन है एफवीए यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और उनके अध्यक्ष हैं वेटरन सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब। आज हमारी सीधी बात है अर्जुन सिंह राठौर साहब से। तो दोस्तों, आप साथ हमारे बने रहिए और मैं सारी चीज ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक क्या क्या हुआ, आपके एजिटेशन कौन कौन से हुए, आपके कौन कौन से प्रयोग हुए और सरकार ने आपको सकारात्मक तरीके से कभी आपका जवाब नहीं दिया, तो आगे की क्या रणनीति होगी, आगे इनका जो 12 तारीख को आगरा में जो मंथन है, जो इनकी विचार संगोष्ठी है, उसमें कितने संगठन होंगे, आखिर क्या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या एजुटेशन पे जाएंगे या कोई डेलीगेशन तैयार करेंगे, तमाम सारे सवालों को लेकर सबसे पहले राठौर साहब, आपका हमारे सैनिक जीवन चैनल में हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार साहब, जय हिंद। और आपने हमें समय दिया। सबसे पहले मैं आपके से पहला सवाल है जो हमारे व्यूअर्स 2-3 दिन से लगातार पूछ रहे हैं, आखिर 12 तारीख को आगरा में क्या स्पेशल मीटिंग है और जैसे ही आपका संगठन रजिस्टर्ड हुआ है उसके बाद आपने ये घोषणा की है और उसका प्रचार प्रसार भी हो गया है। और आज हम अपने सैनिक जीवन चैनल के माध्यम से देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों से आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी बात को सुनिए और साथ दीजिए। तो सर आप बताइए 12 तारीख के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? थैंक यू सर। मैं थैंक्स करता हूँ सैनिक जीवन चैनल को कि आप जो भी जागरूकता भरी चीजें हैं उनके बारे में काफी प्रचार प्रसार करते रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। 12 तारीख को हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया डेलीगेट्स का मीटिंग रखा है। ये सभी जानते हैं कि फेडरेशन बहुत सारे पूर्व सैनिकों के संगठन को मिलाकर के बना हुआ है और फेडरेशन के बायलाज और रणनीति और रीति नीति और आज तक का जो भी इसका गतिविधियां रही हैं उसके अंदर इस चीज को हमने प्राथमिकता दी है कि जो भी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बराबर का दर्जा मिले, बराबर उनकी राय ली जाए, एक मत होकर के आगे बढ़ा जाए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का इतिहास पिछले 1.5-2 साल का रहा है। उसमें काफी उतार चढ़ाव आए, काफी बाधाएं रुकावटें भी आए, लेकिन उनको सबको पार करते हुए आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक लीगल एंटिटी के साथ में
और मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का प्लेटफॉर्म है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन हमारा अभी 8 अक्टूबर को ही हुआ है। उसके बाद में हमने हमारी काउंसिल का फिजिकल मीटिंग 20 अक्टूबर को दिल्ली में किया, और वहां पे यही सहमति बनी कि एक बार सभी संगठनों को बुला कर रूबरू हुआ जाए, बातचीत करें, विचार विमर्श करें, और आगे की क्या रणनीति हो उसके बारे में हमारे संगठन के क्या विचार हैं। क्योंकि पिछला जो आंदोलन चला था उसके अंदर लोगों के बड़े खट्टे मीठे अनुभव हैं। तो हम चाहते हैं कि उन सभी से जो लोगों ने सीख ली है और क्या आगे सावधानियां बरत करके आगे बढ़े, इस प्रकार से एक राय होकर के हम एक रणनीति बनाएं कि आगे से इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमें कहां से शुरुआत करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला जो आंदोलन गया 1-1.5 साल का, उसके अंदर कुछ ऐसी गलत हरकतें कुछ पूर्व सैनिक विरोधी तत्वों ने की, जिसकी वजह से हमारे पूर्व सैनिकों का भरोसा आंदोलन और आंदोलन करने वाले अग्रणी लोगों से टूटा है। तो आज जरूरत है उनके विश्वास को वापस कायम करना, एक सहमति बनाना, एक संदेश देना कि हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का किसी भी संगठन के साथ उनको टकराव या मुकाबला नहीं है, और ना ही हम किसी पूर्व सैनिक संगठन की गतिविधियों में उनके कार्यक्रमों को कमियां निकालते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हर संगठन अपने मिशन के ऊपर केंद्रित होकर के आगे बढ़े, और इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगरा के अंदर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस लेकर के उठेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात कही सर ना, जो आपको समझना होगा। उन्होंने कहा है कि पिछले बार जो प्रयोग हुए हैं, और वो प्रयोग क्या क्या हुए उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उस प्रयोग से ये हुआ है कि भरोसा टूटा है। और भरोसा टूटा है, जैसे आप जानते हो, मैं शॉर्ट में आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपका वन रैंक वन पेंशन वन का जो प्रारूप आपके सामने है, 1 जुलाई 2014 के बाद जैसे इंप्लीमेंट होता है तो लोगों ने राहत की सांस ली, और तमाम तरीके से लोगों को संतुष्टि थी। और ISM इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था, पॉलिसी को चैलेंज किया था कि हमें कुछ यानी मैक्सिमम पर हो, या तमाम तरीकों की बातें रखी थी। वो आपकी बातों की वजह से आरोपी 2 आपकी डिले हुई, और 2019 वाली आरोपी 2 आपको 2022 में मिली। और 22 के बाद जो आरोपी 2 का प्रारूप था उसको देखकर सभी भौचक्के, हैरान और परेशान रह गए थे। जैसे आप समझ सकते हो, चाहे जवान हो, जेसीओ को तो बिल्कुल उस टेबल से बाहर ही कर दिया था, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, PMR वाला एक और उन्होंने एक चीज डाल दी थी। उन्होंने पॉलिसी 7 नवंबर 2015 को जो बनाई, और उसके बाद उन्होंने रिजर्विस्ट पेंशन का ख्याल नहीं रखा, विडोज पेंशन का नहीं रखा। और जो आरोपी 2 थी उसकी वजह से इतना आक्रोश था, इतनी समस्या हो गई थी। और उसके बाद एजिटेशन का जन्म होता है। जंतर मंतर पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लगातार एजिटेशन किया, साल भर एजिटेशन किया, रेल रोको कई प्रकार की, और समानांतर रूप से वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन ने जंतर मंतर, रामलीला मैदान, अन्य रेवाड़ी में रैलियां हुई। और उसके बाद बड़ा प्रारूप बना FVA यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, और उसकी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन सिंह राठौर साहब को सौंपी गई थी। लेकिन वहां पर कुछ महत्वाकांक्षा की पैदा होती है, जैसा कि प्रयोग होता है, और ऐसा प्रयोग होता है। और उसके बाद जो भी चीजें हुई उससे हमें सीख ली, सबक ली, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। हम किसी पर, उन्होंने कहा, हम एलिगेशन नहीं लगाते। ये सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, और महत्वाकांक्षाओं का टकराव ये प्रजातंत्र में एक उसका एक रूप होता है। तो दोस्तों, इससे बढ़कर इन्होंने कहा है कि अब हम आपके आर्थिक मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के 12 तारीख को आगरा में एक मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह संगठन आज भूतपूर्व सैनिकों का बड़ा संगठन है, लेकिन इस संगठन पर विश्वास लोगों को करना चाहिए। उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और असर मीटिंग का अब एजेंडा आप बताइए, ताकि लोग आपको जानना चाहते हैं आखिर मीटिंग में वो आरोपी के अलावा और क्या क्या है। ये तो आरोपी है तो उसकी विसंगति है क्या एक्चुअली? सर ऐसा है कि विसंगतियां जो पेंशन अनोमलीज है, वो आरोपी अनोमलीज है, जिसमें डिसेबिलिटी आ गई, फैमिली पेंशन आ गई, PMR को आ गया, ये सारी चीजें आपने कवर कर भी दी हैं। तो वो करीब करीब सबको अच्छी तरीके से इसके बारे में ज्ञान है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। और सेकेंडली, मुझे याद आ रहा है पिछले इंटरव्यू में भी आपने मेरे से पूछा था, मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि इस OROP के मामले में जो लोग बहुत ज्यादा स्टडी करके बैठे हुए हैं, इसको बैठ करके एक बहुत ही इसका एक निचोड़ निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आदमी खड़ा होकर के कुछ ही बोल देता है, इतना % ऑप्शन वो मिल गया, इतना वो मिल गया, जबकि वो फैक्चुअल नहीं है वो। और दूसरा जो एजेंडा पॉइंट्स हैं, अभी हमने सभी संगठनों से मांगे थे, और वो मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूं कि जो
8-10 इशू है पेंशन वाले, वो तो सबको ही पता है, जिसके लिए अभी तक भी आंदोलन चलता रहा था। उसमें पीएमआर का भी आ गया है, दूसरा भी आ गया है, डिसेबिलिटी भी आ गया है, फैमिली पेंशन भी आ गया है, वो आरोपी अनोमलीज भी सारी उसके अंदर आ गई हैं। इसके अलावा कुछ संगठनों का अभी जैसे वही है कि मंथन वाली बात है, 12 तारीख को मंथन से क्या रिजल्ट निकलता है। कुछ संगठनों का ये आया है कि भाई इमीडिएटली हमको जंप करके और किसी टंकी पे नहीं चढ़ जाना, हिमालय की चोटी पे चढ़ के आवाज नहीं देना कि अब तो बहुत जल्दी से दे दे, नहीं तो मैं नीचे कूदने वाला हूँ। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तरीके बने हुए हैं, उस तरीके को अडेप्ट करके हमको आगे चलना है। इमीडिएटली एट द फर्स्ट स्टेज हमको हरेस वे के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि पिछला जो आंदोलन था वो एक सही संदेश सरकार को नहीं दे पाया, और शायद इसी वजह से सरकार इतनी गंभीर होकर चुप होकर बैठ गई कि उन्होंने कभी संज्ञान हमारा लिया ही नहीं। इसके अलावा एक एट्रोसिटी का मैटर है जो जगजाहिर है, हर 2-3 दिन के अंदर कोई न कोई इंसिडेंट पूर्व सैनिकों साथ में हो रहा है, उसके बारे में जो है आवाज बुलंद करना है। तो उसके लिए जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बातचीत वो सारी करी जाए। दूसरा एक इंटरनल है कि भाई सभी संगठनों को जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट हर हालत में करना ही चाहिए। और इसके अलावा उनका ये भी मानस रहा है कि जो पिछली जो आरोपी की कमेटियां बनी, उसके अंदर जो भी कमेटी थी वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन रहा उनका, और आंदोलन के माध्यम से इतने संगठनों ने अलग अलग मंचों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन किया, उसके बावजूद भी हम सरकार को ये समझाने में असफल रहे कि वास्तव में हमारे साथ में अन्याय हुआ है। तो जरूरत इसकी भी है कि सरकार को एक संदेश सही तरीके से वहां पहुंचे। दूसरा एक संगठन ने भेजा है कि भाई आरोपी का मुद्दा बिल्कुल ही मृतप्राय हो चुका है, तो इसको वापस से रेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स कुछ इंटरनल हैं। फिर सेंटर से छाट करके भी कुछ एक मुद्दे आ रहे हैं कि जो हमारी सैलरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर पूर्व सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो ड्यूटी वो भी वही करते हैं, ड्यूटी दूसरे भी वही करते हैं, जबकि डीजीआर की रेटें अलग हैं, और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटीज है उनकी तरफ से जो है प्रॉपर बराबर के रिम्यूनरेशन नहीं मिलते हैं, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। कुछ एक स्टेट लेवल के भी मैटर आए इसके अंदर की, जैसे हाउस टैक्स एग्जम्पशन का है, मेरी कई संगठनों से बातचीत हुई है, कई स्टेट्स ने हाउस टैक्स माफ भी किया हुआ है, लेकिन जिन स्टेट्स में नहीं है वहां से पॉइंट है कि हमारे भी ये चीज लागू होनी चाहिए। एमएससीपी का मुद्दा भी आया है कि जो प्री 2006 रिटायरीज है उनके लिए भी कंसिडर होना चाहिए, तो चलो वो भी एक बहुत बड़ा लंबा इशू है। और फिर इसके बाद में ये सजेशन आ रहे हैं कि भाई वापस हमको शुरुआत से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें करीब करीब हम पिछले आंदोलन में कर चुके हैं, लेकिन अब सही तरीके से वापस एक टाइम टेबल बना करके कि पहले हम सरकार से वार्ता का समय मांगें, फिर उसके बाद में ज्ञापन की शुरुआत करें, जैसे पहले हुआ था, एमपी को ज्ञापन दिए गए, डीएम को ज्ञापन दिए गए, उन्होंने ज्ञापन दिए, वो तरीका अपनाया जाए। वो नहीं, फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद में एजिटेशन पे आया जाए, एक दिन का भूख हड़ताल रखा जाए, गवर्नर से मिला जाए, गवर्नर को जगह जगह पे जो वो दिए जाए। तो इस तरीके से फिर लास्ट में जाकर के जो बड़ा आंदोलन जिसको कहते हैं रैली वगैरह का, वो आखिरी विकल्प हमारा होना चाहिए। तब तक ये बाकी जो स्टेप्स है उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, राठौर साहब ने ये बोला कि हम बहुत साइमल्टेनियस तरीके से चलेंगे, और चलने के लिए सबसे पहले बोला कि हम आखिर हमारी मांग क्या है। इन्होंने कहा एक ड्राफ्ट तैयार हो, और ड्राफ्ट जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो या आपकी डीजीआर की समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने बात की। अब मैं ओआरओपी के संदर्भ में बात करूंगा तो पीछे सर आईएसएल इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग के इंद्र मोहन साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी एमओडी को, और उन्होंने 3 पॉइंट रखे थे कि ओआरओपी अनोमलीज है, और दूसरा एक स्पर्श का है, एडिशनल पेंसिंग का है, और कम्यूटेशन का मामला था जहां तक। और उन्होंने ओआरओपी में कुछ पॉइंट अपने कंटेंट्स में डाले। उन्होंने कहा है कि ओआरओपी इस बार जो ओआरओपी 3 हुआ है, कुछ चीजें ऐसी जो ओआरओपी 1 के बराबर भी नहीं पहुंची। जैसे आपने देखा होगा, खासकर यदि आपको आपके ही मैं ग्रेड की बात करूं, जेसीयू रैंक की बात करूं, कि जो ओआरओपी 1 में था वो ओआरओपी 3 तक 10 साल का सफर हो गया, उनका पेंशन नहीं बढ़ा है। जब आपकी एमओडी एजीएस ब्रांच एक लेटर में सीधा सीधा जवाब दे रही है कि प्रेजेंट रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 हैज बीन डन ऑन टाइम, नेक्स्ट ओआरओपी रिवीजन विल बी ड्यू इन जुलाई 2029, जुलाई
2024 and so on after every 5 years. In addition to the benefit of ROP, benefit of pay commission will also be provided. Hence the 10-year spell 3 revision of pension will be made. सर ये शब्द से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं आपको आरओपी में आपका पेंशन रिवीजन कर रहा हूं और मैं आपको पे कमीशन में रिवीजन कर रहा हूं, मैं 10 ईयर में 3 टाइम पेंशन रिवीजन कर रहा हूं। ये तो और ये बड़े अधिकारी का जवाब है, एमओडी का जवाब आपके साउथ ब्लॉक से। आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन हो नहीं रहा है आपकी टेबलों में। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसको रिवीजन की परिभाषा दी जो कि आरओपी की एक बार आप इक्वलाइजेशन की परिभाषा दे, तो इन दोनों में क्या अंतर है सर? सर देखिए, पहली बात तो ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह साहब को इसको वापस इश्यू को वहां तक ले जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 10 साल में 3 बार बेनिफिट देंगे, लेकिन क्या आरओपी 2 में बेनिफिट दिया कुछ कैटेगरीज? सर यही क्या बेनिफिट की बात की है, इसलिए मुझे क्या आरओपी 3 में दिया? और बिना पे स्ट्रक्चर में बदलाव किए हुए क्या 8th पे कमीशन में बेनिफिट मिल जाएगा कुछ कैटेगरीज को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो खाली ये कह देना गवर्नमेंट का कि हमने जो 10 साल में 3 बार हम बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट किस बात का दे रहे हो? क्या आप टाइम पे टेबल बना के दिए जा रहे हो? लेकिन उस टेबल के अंदर मिल क्या रहा है कुछ कैटेगरी जो? कुछ भी नहीं। और कुछ को मिल रहा है वो नाम मात्र का है। करेक्ट। तो सर यही पूरे एक्स सर्विसमैन जानना चाहते हैं कि एक शब्द है हमारी भाषा में छीछा लेदर बोलते हैं, जो छीछा लेदर अभी ऑनरी कमीशन के साथ हुई थी कि सूबेदार मेजर को बोला आप फिजिकल 32 सर्विस करो या 33 करो, आपको 30 साल का ही ग्रांट मिलेगा, 30 साल के हिसाब से आपको मिलेगी। उसके बाद मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मैंने हाई कोर्ट तक बात किया, सब कुछ किया, डीपीसीसी इंचार्ज से मेरी लंबी बातें हुई, मैंने बहुत सारे एविडेंस डाले और वो संशोधन भी हुआ। अब उस संशोधन के लिए न तो रक्षा मंत्री जी शामिल थे, न रक्षा राज्य मंत्री भी शामिल थे, हो सकता है सचिव शामिल रहे हो, सेक्रेटरी लेवल पर जरूर अप्रूवल लिया होगा उस, क्योंकि पर्टिकुलर सर्कुलर निकला है। तो हम ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम ब्यूरोक्रेट्स के सामने जाके लड़ें या डिफेंस मिनिस्टर से लड़ें या प्राइम मिनिस्टर से लड़ें। ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने उलझा के रखी है, ऐसी गुत्थी बना दी है कि ये सुलझा सकते हैं, लेकिन ये सुलझाना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि आपने भी सर पूरी स्टडी किया है। सर देखिए, मैं वापस मेरे शब्दों को दोहराता हूं कि सरकार के पास में सही संदेश पहुंचा ही नहीं है कि इसकी जरूरत क्या है, किस प्रकार से सुधारात्मक कदम उठा करके इसका निवारण हो सकता है। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स मान लीजिए, और कुछ एक बीच के अंदर ऐसा भी एक इल्यूजन क्रिएट हुआ था गवर्नमेंट के पास में कि ये विपक्षी पार्टियों के बहकाए हुए हैं जो जंतर मंतर पे आके बैठ गए हैं, और सरकार ने बिना गहराई में गए हुए ये निर्णय ले लिया कि इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसका तरीका यही एक ही है कि डिफेंस मिनिस्टर स्वयं भी संज्ञान लेवे, और संज्ञान लेकर के कोई हम उनसे छीन के नहीं भाग जाएंगे। उनके पास में दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो भी पे एंड सैलरीज डिपार्टमेंट है उनको बोलेंगे भाई आप एक डेलीगेशन बुलाते हैं। हम नहीं कहते कि फेडरेशन को बुला के फेडरेशन के सिर पे ताज बांध दो, हम तो कहते हैं कि जो भी आज की तारीख में मान्यता प्राप्त संगठन है उनको बुला लो, फेडरेशन को बुला लो, और भी कोई स्टेक होल्डर है उसको बुला लो, और बैठ के 2 या 3 दिन में बैठकर पूरा विश्लेषण कर लो। और वो अधिकारी हैं, इतने बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो ज्ञानी है, विद्वान है, जानकार हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कह सकते उस स्टेज पे जो लोग पहुंच रहे हैं। तो डेफिनेटली 3 दिन में उनको एहसास हो जाएगा। क्योंकि जब ओआरओपी आंदोलन की वजह से कुछ हमें नहीं निकल के मिल रहा था, दिखाई दे रहा था, तो फिर वो डिमांड जाके लोगों ने शिफ्ट कर दी थी कि एक 3 जजेज का कमेटी बना दो। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जजेज एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये पेंशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि अगर कोई भी जज को टास्क दे दी जाए तो वो जज को महीने 2 महीने बैठ करके सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको बेसिक नॉलेज का पता हो पाएगा। तो इसका मसला तो यहाँ निकलेगा कि जो डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बैठा जाए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी सफिशिएंट टाइम जरूरत है वो दिया जाए, और जो जिस पे भी क्लियर होता जाता है कि हाँ यह अनोमलीज है उसको ओके करते जाएं, और लास्ट में जाके गवर्नमेंट उसको कंसिडर करे। बिल्कुल, जैसा कि कहा है कि हम फूक फूक कर पानी पिएंगे दोस्तों, और आज समय आ गया है। क्यों आज समय आ रहा है? जब आपका एजीएस ब्रांच पे कमीशन की बात कर रही है, और जब पे कमीशन का ही बड़ा मामला है, इन मेरा जो छोटा मोटा अनुभव है, और मैं सर से बात शेयर करना चाहता हूं और व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, कि जब आप 2016, 17, 18 में जितने रिटायर्डी जा रहे हैं
उनकी बेसिक पेंशन 2015, 14, 13, 12, 10 वालों से कम है। इसका मतलब उनकी पे कम है, यानी उसका जो पे फिक्सेशन हुआ है, यानी आपके 7th पे कमीशन में, वहां बहुत बड़ी चूक हुई है। यानी यदि आपको लाभ लेना है 2029 में या 2032 में, आगे 10 साल की जो पट कथा अभी लिखी जानी है 1 फरवरी 2025 को, जिसके ऊपर आप समझ सकते हो कि कितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। कल वित्त मंत्री साहिबा से बात हुई, तो हम ये चाहते हैं सर, आप अपने एजेंडे में आपको 8वें वेतन आयोग में अपना एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, मैं मिलिट्री सर्विस पे की बात इसलिए इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा था कि ये पे कमीशन का मामला है। तो सर अभी वक्त ऐसा है कि हम अपनी चीजों को बहुत सही तरीके से तैयार करें और आगे रखें, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी लाइव डाटा नहीं दे रही। मिनिमम मैक्सिमम का किसी को समझ में नहीं आ रहा कि तीनों आर्म्स में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में रैंक के हिसाब से क्या है। क्यों गवर्नमेंट आरटीआई के हिसाब से, जैसा वीर बहादुर सिंह ने कहा कि लाइव डाटा देने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से बना रहे हो। आप थोड़े से भी समझदार हो, आप 2 और 3 की दोनों टेबलों को देखिए। अब देखिए तो कईयों का फिर कम कर दिया है, जिसकी सर्विस कम है उसका कम कर दिया। वो फिगर कहां से आए, भगवान जाने कहां से नहीं आए। तो सर और ड्राफ्ट मैं आपसे फिर सभी से यह है कि आप ड्राफ्ट इस बार जबरदस्त 8वें वेतन आयोग को, मतलब जो पे रिवीजन हो रहा है बड़ा 10 साल वाला, जिसमें सारे सभी शामिल होते हैं, उसकी आप इस खामी को समझ सकते हो कि 2.57 वाला 7th पे में हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। सर प्लीज सर 2.57 वाला जो फार्मूला दिया गया है, इसमें हुआ क्या कि यूनिफॉर्म फार्मूला बना दिया इन्होंने, फार्मूला 1 और 2, 2.57 फार्मूला नंबर 2 था ये। तो इसके अंदर गड़बड़ कहाँ पे हुआ, ये जो अनोमली इसलिए क्रिएट हुई है कि जो प्री 2016 जो पेंशन ले रहे थे, उन लोगों को OROP का बेनिफिट पहले दे दिया 2014 के अंदर, उसकी वजह से उनका बेसिक रिवाइज हो गया, और फिर 1 जनवरी 16 से उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन द अदर हैंड जो सर्विंग क्लास था अप टू 31 दिसंबर 2015, राइट सर, उन लोगों का तो 6 CPC के बाद में कोई रिवीजन हुआ नहीं था, कोई बढ़ोतरी हुई नहीं थी, उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो जाहिर है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 200 रुपया किसी की तनख्वाह रही तो 100 रुपया बेसिक था पुराने वालों का, उसको 10 रुपया दे दिया तो 110 हो गया, और फिर उसको 2.57 से किया, और उधर जो है 200 को 2.57 से गुणा करके आधा पे जाओगे तो डेफिनेटली वो पीछे ही जाएगा। जी सर, जी। तो मेन ये जो पे मैट्रिक्स लेवल बने हैं, इनके अंदर खामी है, उसको सुधारने की जरूरत है। उस टाइम पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो हम यूनिफॉर्म फॉर्मूला दे रहे हैं, और जब 1/16 के बाद जो रिटायर होंगे उनका जब 50% करेंगे तो OROP 1 जो लिए बैठे हैं ये उनके पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फिर OROP कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरी बात, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि बाद में आने वाला पहले वालों से कम पेंशन ले रहे हैं। आपको सर यही चीज रक्षा मंत्री जी के सामने आपने पहुंचानी है, और पहुंचाने से पहले कि 8वें वेतन आयोग का प्रारूप बने, उससे पहले आपको मिलिट्री सर्विस पे और 8वें वेतन आयोग को भी आपने हल्के में नहीं लेना है। चाहे कम्यूटेशन की बात हो, आज क्यों हमारे पास बड़ा संगठन नहीं है सैनिकों का, और आपने कहा हमारा बड़ा है, और इसके साथ आप देख सकते हो रेलवे फेडरेशन हैं, आप देख सकते हो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, आप मंजीत पटेल जी को देख सकते हो, जितने श्रमिक संगठन है 7-7 लाख ले, आज सब कम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, सब आपके लिए 18 महीने डी एरियर की बात कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर 2-3 जो पिछले 48 घंटे में जितना एक्टिविटीज हुई है, उन्होंने कहा हम लंबा एजिटेशन करेंगे, वो एजिटेशन करेंगे कि काम बंद कर देंगे सरकार के सामने। पहले हम कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, मैं इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने, वो आपकी सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, अंततः इसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। और हम चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में ये सैनिक संगठन पूरे देश में आप व्यापक रूप से बढ़े, और सब लोग आप इस पर भरोसा रखें, क्योंकि आपने कहा है कि भले हम बड़े तसल्ली से आगे चलेंगे। और तो सर, और आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि 12 तारीख को आप इतनी सर्दी में जयपुर से आगरा चल के आओगे, और जितने आपके डेलीगेट्स की मीटिंग है या उसमें जो आपके संगठन का हिस्सा नहीं और कौन आ सकता है, क्योंकि आज हमें पूछ रहे थे लोग उनका लोकेशंस कहाँ है, कितने बजे शुरू होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सर आप प्रकाश डालिए। सर ऐसा है कि आज की तारीख में 157 एसोसिएशन हमारे साथ में एफिलिएटेड हैं। पिछले कुछ टाइम के अंदर
एक आध संगठन ने विड्रा किया था तो उसकी जगह पे दूसरे आ गए हैं, और 12 तारीख को कुछ नए और भी आ रहे हैं जैसा हमें सूचना मिल रही है। तो 12 तारीख का जो हमारा मीटिंग है, इसके अंदर हमने फेडरेशन से जुड़े हुए सभी संगठनों के 2-2 आदमियों को बुलाया है, हर संगठन का प्रेसिडेंट और एक उसका डेलीगेट, क्योंकि ये हम ओपन मीटिंग नहीं कर करके और हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो उस हिसाब से इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका वेन्यू है लता होटल एंड रिसोर्ट्स, जो कि आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर ही है। आपने जैसा बताया कि सर्दी का मौसम है, डेफिनेटली है। ये कुछ लोगों से और भी हमारे पास में बात आई, लेकिन हमने इसमें काफी गंभीरता से विचार किया था। काउंसिल का विचार ये था कि रजिस्ट्रेशन के बाद में अब ज्यादा दिनों तक आप अगर ठल्ले बैठेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल, कि मतलब क्या निकला रिकॉग्निशन का बाद में और लीगल एंटिटी बनेगा, कुछ कर तो रहे नहीं है। इसलिए हमने, पता था तो सबको पता है कि जनवरी में सर्दी पीक पे होती है, उसके बावजूद भी रखिए। और सर्दी की वजह से कम स्ट्रेंथ आ रही है ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अभी भी बैठे बैठे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उन्हीं का लिस्ट देख रहा था बैठ करके। थ्रू आउट सभी कंट्री से, साउथ से भी आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, JNK से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, सभी स्टेटों से लोग आ रहे हैं। और जो एजेंडा पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, आगरा के अंदर एक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति है जिसके हेड हैं कैप्टन दीवान सिंह जी, उन्होंने जिम्मा लिया है। मैं आपसे इस चीज में एक और शेयर भी करूं कि लोगों को किसी ने प्रश्न खड़ा किया था कि होटलों में मीटिंगें हो रही हैं। अरे भाई साहब, जंगल में कौन करने देगा आपको मीटिंग आज के जमाने में। तो ये दूसरी बात, ये जो पैसा है ये हम फेडरेशन का नहीं खर्च कर रहे हैं इसमें। ये स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके व्यूअर्स को एक मैसेज दें, करेक्ट कर, कि जब से फेडरेशन में अवरुद्ध पैदा हुआ था उससे पहले से ही पहला बड़ा मीटिंग ऑल इंडिया का जैसा आगरा में होने जा रहा है, ऐसे के ऐसा ही 16 जुलाई 2023 को जयपुर में हुआ। सिमिलरली सेम उतना ही बड़ा मीटिंग 17 सितंबर 2023 को कठुआ में हुआ। अगेन थर्ड टाइम 19 नवंबर को मेरठ में हुआ। और ये चौथे टाइम पे इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसके अंदर फेडरेशन का एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तीनों मीटिंग में उनमें भी और इनके अंदर भी जो हमारे से एसोसिएटेड है उसने जिम्मेदारी ली कि ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन मैं करूंगा। अब हम जाकर के उस आदमी को ये नहीं कह सकते कि होटल में मत रख हमको, तो बबूल के पेड़ के नीचे ले जाके बिठा। तो ये उसका लुकआउट है। एक तो अगले ने इतना समर्पण दिया है कि संगठन के खातिर, पूर्व सैनिकों के खातिर इतना बड़ा दिल दिखाया उस आदमी ने। और कुछ चंद लोगों को जिनको छीटा कसी करनी उनका कोई इलाज है भी नहीं, वो करते रहेंगे। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक क्या बोलते हैं, दुनिया भर के नाम आजकल आ गए हैं फेक चीजें बनाने का, ये बनाने का, कि जो साहब मथुरा के अंदर 11 तारीख को एक भूख हड़ताल होने जा रही है और उसमें सूबेदार अर्जुन कुमार बैठ रहे हैं। अरे मैं तेरा जेठ और ससुरा तो नहीं लगता, क्लियर नाम लेके लेकर बोलना ही है तो उसने 12-13 नाम का बदल बदल करके वो दिया गुमराह करने के लिए। तो मैं इस तरीके के एलिमेंट्स को भी आगाह करता हूं और मेरे पूरे सभी पूर्व सैनिकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप भी सही और गलत को पहचानें, क्योंकि आपका इतना बड़ा संगठन ये चीज आपके हित में करने जा रहा है तो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है और वो आपको मिसगाइड गुमराह करने के लिए इस तरीके के पैरेलल मैसेज डालें जिसे आप वहां ना पहुंचे। क्या मिल जाएगा उस आदमी को ऐसा करने से? तो मैं तो ये निर्णय करना मेरे सदस्यों को भी छोड़ता हूं कि मेहरबानी करके हवा में जो भी बातें उठती हैं उनके ऊपर गहराई से सोचें और सही और गलत का आकलन जरूर करके फिर उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सीधा सीधा संदेश दिया है कि पैसे की पारदर्शिता 100%, काम की पारदर्शिता 100% की गारंटी। अभी तक उन्होंने कहा जो 4 मीटिंग हुई है, चाहे जयपुर, कठुआ या दिल्ली, मेरठ और आगरा में, कोई फेडरेशन का जो फंडिंग हुई है और फंडिंग हुई है यानी जवानों के हित के लिए, उसके अंदर हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। और जो मीटिंग की व्यवस्था की है वो दीवान सिंह आगरा में उन्होंने की है। और इस बात की उन्होंने कहा कि जितने सैनिक संगठन है और पूर्व सैनिकों को मैं आह्वान करता हूं कि यहां पर पूरी पारदर्शिता होगी। आज इन्होंने ये बात अकाउंटेबिलिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। 12 तारीख के बाद फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबसे अपील मेरी यही है, यदि आप वास्तविकता से राजनीति करना चाहते हो या राजनीति क्या दूसरे प्रकार की है तो सैनिक संगठनों का इस्तेमाल मत करिए। आज से नहीं, मैं 3 साल पहले से कर रहा हूं। यदि आपके अंदर जज्बा है यदि राजनेता बनने का तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहां है इनोसेंट
इनोसेंट फौजी, शहीद और सच्ची ईमानदारी से जो देशभक्त जो रिटायर्ड होकर आए, उनके हक की लड़ाई है। यदि आप एक पैसा भी कोई दान देता है, एक पैसा भी इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो उस पैसे को देने वाले से ज्यादा खर्च करने वाले की जिम्मेदारी बढ़ती है। दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल सर ने जो दिल से कहा है और मैं दिल से आपके सामने कन्वे कर रहा हूं, और इस चीज का हमारे प्लेटफॉर्म से स्पेशली कहा है कि आप इस बात को कहिए। हम कह रहे हैं, और 12 तारीख या 13, 14, 15 जब भी सर को टाइम मिलेगा, हम क्या क्या हुआ और आगे क्या इनकी जो भी प्लान है, किस तरह अप्रोच करना है सरकार के साथ, जैसा कि मैं आपको कंक्लूड करना चाहूं तो सबसे पहले कहा है कि जो भी जितने प्रयोग हुए उनमें जो भी हमें मिला, वो सीखने को मिला, हम उसको दोहराएंगे नहीं, और हम सदे हुए तरीके से सबसे पहले हमारी जो आरओपी की मांग है, या हमारी मिलिट्री सर्विस पे की है, या विडो पेंशन की, एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जितने विशेषज्ञ उनकी राय ली जाएगी, और ये ड्राफ्ट सबको सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि हमें यदि कभी हमारे डेलीगेट्स को बात करने का मौका मिले तो उस प्लेटफॉर्म पर हम ये चीज रख सकें। यदि सरकार नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा कि हम एजिटेशन पे जाएं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है। सर, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जरूर हम 12 के बाद जो भी आपके अपडेट होते हैं, हम ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला है, सर के लिए नहीं, जो भी इस तरीके से सैनिकों के हित के लिए आगे आना चाहता है। मैं इस बात को दावा कह रहा हूं, इसमें कोई भी 1% मिलावट नहीं होगी, जो भी होगा मैं आपके सामने रखूंगा। यदि मेरे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो सत्य कहा है आपको गलत लगता है, तो उनको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा, नहीं मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा आपके सामने, ये मेरा वादा है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।